हेलो स्टूडेंट, गीता कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में मैं दलगंजन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में मैं 5 राजवंश बताया था। इन 5 राजवंश में आज हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले अगर आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसमें जाकर पहले पुराना वीडियो देख लें, ताकि क्रम से चीजों को समझने में आपको क्या हो जाएगी, आसानी होगी। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश जो है वो 1414 से 1451 तक शासन करेगा। लंबे समय तक शासन नहीं किया है, सिर्फ 37 ईयर लगभग शासन किया है। और इस वंश में कोई महान शासक भी नहीं हुए हैं जो इतिहास में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सके। ठीक है। और चूंकि मैं 5 राजवंशों में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और मुझे कमेंट्स करके इसका आंसर बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम सैयद वंश के वंश वृक्ष के बारे में थोड़ा हाईलाइट्स देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो इनका आदि पुरुष जो है वो मर्दान दौलत को कहा जाता है। मर्दान दौलत जो है नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत, ये जो है दिल्ली सल्तनत में अमीर रहता है और इसी का पुत्र होता है खिज्र खां। खिज्र खां जो होता है, ये जब तैमूर लंग 1398 में आक्रमण किया था तो तैमूर लंग की मदद किया था। तैमूर लंग जो है इसकी मदद से खुश होकर वापस जाते समय मुल्तान, लाहौर और दयालपुर की इसकी सूबेदारी सौंप के चला गया था और खिज्र खां उसके प्रतिनिधि के रूप में इन तीनों का सूबेदारी देख रहा था। यहाँ से राजस्व वसूल करके तैमूर को भेज देता था। ठीक है। लेकिन खिज्र खां जो है क्या करेगा, मौका देख के दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित कर लेगा। उस समय जब तैमूर लंग आक्रमण किया तो नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वो शासक था। उसके बाद जो है वो तैमूर लंग के डर से भाग गया था। इसके बाद उसका हुमायूं खां जो है वो उत्तराधिकारी हुआ। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम के नाम से शासन चला रहा था, लेकिन 1 माह 16 दिन बस चला पाया और उसको जो है दौलत खां नाम का जो व्यक्ति था वो सत्ता से हटा देता है। और दौलत खां जो है वो खुद भी चाहता था कि मैं क्या बन जाऊं, शासक बन जाऊं, और जनता भी चाहती थी कि दौलत खां शासक बन जाए। और ये बात पता चल गई किसको, खिज्र खां को। तो खिज्र खां जो है वो बोला कि भैया मेरे पास गॉड फादर है तैमूर लंग, जो दिल्ली पर कब्जा कर लिया, मैं उसका प्रतिनिधि हूं और जाते जाते मुझे बोल के गया है कि भाई मेरा क्षेत्र जो जीता हूं उसको देखना है। तो अगर दिल्ली पर कब्जा करना है तो दिल्ली पर सबसे पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। तो खिज्र खां जो आता है और सबसे पहले दौलत खां जो लोधी रहता है उसको सौंपता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में खिज्र खां जीत जाता है और दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित कर लेता है। ठीक है। तो इसीलिए खिज्र खां को संस्थापक कहा जाता है सैयद वंश का। इसके बाद इसका पुत्र मुबारक शाह जो है वो शासक बनेगा। ये सबसे योग्य शासक रहेगा इस वंश का। इसके बाद इन लोग 2 भाई रहते हैं, मुबारक शाह और फरीद खां। फरीद खां का भी शासक नहीं बनेगा, लेकिन उसका पुत्र मोहम्मद शाह जो है वो शासक बनेगा। ये अयोग्य शासक रहता है। इसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन आलम शाह होगा। ये तो जैसा नाम वैसा काम, बहुत आलम शाह बहुत आलसी रहता है और महा अयोग्य शासक रहेगा। तो कैसे अयोग्य है वो देखेंगे। इसको ससुराल बहुत पसंद रहता है और लास्ट में अपना ससुराल भाग जाता है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक एक शासक को देखते हैं और इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला शासक है खिज्र खां। खिज्र खां जो है 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करेगा। खिज्र खां जो है सैयद वंश का संस्थापक है। ये जो है कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, क्योंकि ये डरता था कि जैसे मैं सुल्तान की उपाधि धारण करूंगा तो तैमूर लंग जो है आएगा और मुझे सौंटेगा। तो उससे अच्छा भैया मैं दिल्ली का सत्ता मुझे मिल गया है, शासन तो कर ही रहा हूं, तो क्यों ना मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में क्या करूं, शासन करूं। तो ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, कभी भी अपने नाम का सिक्का नहीं चलवाया। ठीक है। इसने जो है रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इसको याद रखेंगे, रैयत ए आला एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, कि रैयत एक आला की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक ने धारण किया था दिल्ली सल्तनत के। ठीक है। तो कौन है, खिज्र खां। ठीक है। चलिए, खिज्र खां जो है जब तैमूर जिंदा था तो उसका प्रतिनिधि अपने आप को बोला। इसके बाद इसका जो पुत्र जो है तैमूर का, समरकंद का शासक था तैमूर जो है उसका पुत्र था शाहरुख।
ठीक है, शाहरुख खान वाला शाहरुख नहीं ना, वो शाहरुख खान तो अभी आया है, ये जो है इतिहास का शाहरुख वाला है। ठीक है, तो शाहरुख जो है वो समरकंद का शासक बनता है, तो शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में खिज़र खां शासन करता है और दिल्ली से पूरा राजस्व इकट्ठा करता है, उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखेगा और बाकी पैसा जो है वो नजराने के रूप में शाहरुख के पास भेज देता था। ठीक है, चलिए, सिक्का भी अपने नाम का नहीं चलाया था, जो तुगलक वंश के जो सिक्का चलता था उसी सिक्का को यथावत रहने दिया और उसी सिक्का को चलाता था ताकि जनता भी नाराज ना हो। ठीक है, चलिए, 20 मई 1421 की उसी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र होता है मुबारक शाह, ये शासक बनता है। ये जो है इस वंश का सबसे योग्य शासक है और इस वंश का सबसे महानतम शासक इसी को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, चलो देखते हैं। क्योंकि सबसे पहले अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। इसके पिताजी जो है वो रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट रहे जिंदगी भर, लेकिन ये जो है संतुष्ट नहीं था उस उपाधि से, अपने आप को सबसे पहले सुल्तान घोषित किया। उसके बाद अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक है, अपने नाम का सिक्का चलवाया। उसके बाद अपने नाम का शहर बसाया, मुबारकाबाद नामक शहर बसाया था यमुना नदी के किनारे। ठीक है, लेकिन जब ये ऐसा कर रहा था तो कुछ वर्ग इसको सपोर्ट कर रहा था, कुछ वर्ग सपोर्ट नहीं कर रहा था और इसके शासन काल में बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगे, लेकिन सभी विद्रोह का दमन सफलतापूर्वक इसने क्या कर लिया। ठीक है, चलिए, ये जो मुबारक शाह था, ये जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार बाहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। ये वही सरहिंदी है जिसने तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखा है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें मुबारक शाह के शासनकाल का वर्णन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि सरहिंदी ने कौन सा बुक लिखा और इस बुक में किसका विवरण है। ठीक है, तो मुबारक शाह का विवरण है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए, इसके जो शासनकाल है, इस शासनकाल में कुछ वर्ग जो है इसके अगेंस्ट हो गए थे, मैं बता रहा हूं। इस वर्गों ने मिलकर एक संगठन बना लिया। संगठन में इसका जो प्रमुख था सरवर उल मुल्क था और दूसरा जो प्रमुख था वो सिद्धपाल था। इन लोगों ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम जो दोनों वर्ग के अमीर थे वो सब जो है वो मिलकर क्या कर लिए, षड्यंत्र कर लिए और मुबारक शाह के अगेंस्ट जो है वो सिद्धपाल को खड़ा कर दिए। ये जो सिद्धपाल जो है वो 19 फरवरी 1434 को मुबारक शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद खुद तो शासक बन नहीं सकता था क्योंकि पब्लिक भी तो देख रही है ना कि मुबारक शाह जो है वो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि डायरेक्ट सत्ता अगर सिद्धपाल जो है शासक बन जाता तो पब्लिक छोड़ देता इसको। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि एक कठपुतली शासक ढूंढा और वो मिल गया उसको मोहम्मद शाह के रूप में। मोहम्मद शाह जो है वो मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। मुबारक शाह का अपना कोई पुत्र नहीं था, लेकिन अपने भाई के पुत्र को उसने क्या कर लिया था, गोद ले लिया था। ठीक है, तो इसका दत्तक पुत्र जो है मोहम्मद शाह को इन लोगों ने शासन बना दिया, सुल्तान घोषित कर दिया। ये जो है 1434 से 1443 ईस्वी तक शासन करेगा। ये जो है महाअयोग्य शासक था। ठीक है, इतिहास में महाअयोग्य शासक था, अपना खुद का कुछ बुद्धि लगाता नहीं था। ठीक है, इसको सत्ता प्राप्त करने में सरवर उल मुल्क ने सबसे ज्यादा मदद किया था। अब मदद किया था तो अपना एहसान चुकाने के लिए पूरा सत्ता किसको सौंप दिया, सरवर उल मुल्क को। नाम मात्र का सुल्तान बन गया और वास्तविक सत्ता किसके हाथ में चले गई, सरवर उल मुल्क के हाथ में चले गई। और ऊपर से इसको खान ए जहां की उपाधि भी दे दिया। ठीक है, और जैसे ही इसको खान ए जहां की उपाधि दिया और इसके हाथ में सत्ता आया तो सबसे पहला काम इसने क्या किया कि पूरे प्रशासन में अपने जितने भी बड़े पोस्ट में हैं वो अपने जो विश्वास पात्र लोग हैं, अपने सगा संबंधी रिश्तेदार हैं, वो सबको भरना चालू कर दिया। अब जब ऐसा किया तो मोहम्मद शाह को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन हर एक सल्तनत में कोई ना कोई एक वफादार होता है, एक कटप्पा होता है, बाहुबली जैसे। ठीक है, चलिए, तो है ना, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ कोई कटप्पा नहीं था, लेकिन इतिहास को हम जो है वो अच्छे से एंजॉय करके पढ़ेंगे तो हमको जल्दी समझ में आएगा ना, है ना। ठीक है, इसलिए बोलना पड़ता है। तो वफादार जो कटप्पा था जिसका नाम था कमाल उल मुल्क। ठीक है, कटप्पा इसलिए बोला क्योंकि इसने पूरा कटप्पा जैसे काम किया। ठीक है,
कैसे? मोहम्मद शाह के साथ मिला और बोला कि भैया आप जो है नाम मात्र के सुल्तान बने हो, पूरा सत्ता जो है वो कौन ले गया है? सरवर उल मुल्क ले गया है। तो हम आपको सत्ता दिलाने में मदद करते हैं और उसके लिए सबसे पहले सरवर उल मुल्क को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो मोहम्मद शाह जो है वो क्या करता है कि मीटिंग बुलाता है और सरवर उल मुल्क को भी उस मीटिंग में शामिल होने के लिए बोलता है। जैसी सरवर उल मुल्क जो है उस मीटिंग में आता है तो इस कमाल खां जो है वो क्या कर देता है? इसकी हत्या कर देता है। अब हत्या करता है, मोहम्मद शाह खुश हो जाता है। ठीक है। और उसको वजीर बना देता है। मोहम्मद शाह ने कमाल उल मुल्क को कमाल खां की उपाधि तो दे दी, लेकिन इससे क्या हो गया? कुछ वर्ग जो है और नाराज हो गए और पूरे इसके राज्य में क्या होना चालू हो गया? विद्रोह होना चालू हो गया। पब्लिक इसको पसंद नहीं करती थी क्योंकि अयोग्य शासक था। ऐसा माना जाता है कि पूरे 20 कोस के जितने अमीर थे उनके क्या हो गए? विद्रोही हो गए। और इसका जो विद्रोही हो गए तब इसका परिणाम भी इसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अब परिणाम हुआ मतलब इसके साम्राज्य में चारों तरफ से हमला होना चालू हो गया और सबसे पहला हमला किया जौनपुर में जो सरकी साम्राज्य था उसका इब्राहिम सरकी ने। इब्राहिम सरकी ने पूर्वी भाग पर दिल्ली का क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही आक्रमण किया अयोग्य शासक बेचारा बौखला गया। ठीक है। और अपनी सेना इसकी दमन के लिए क्या किया? भेजा। और अपना सेना तो भेजा ही है दमन के लिए। उसी समय इसको पता चलता है कि मालवा का जो महमूद है वो दिल्ली पर आक्रमण करने की क्या बना रहा है? योजना बना रहा है। ये बात सुनता है तो मोहम्मद शाह का तो हालत खराब हो जाता है। फिर इधर उधर वो मदद के लिए भागने लगता है। इस विपरीत परिस्थिति में जो अफगानी बहलोल है वो जो है इनकी मदद करते हैं। अफगानी बहलोल का नेतृत्व बहलोल लोधी कर रहा था। ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया? इनकी मदद किया। बहलोल लोधी उस समय सिंध और लाहौर का सूबेदार था। इसके बाद कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन बहलोल लोधी का कुशलता पूर्वक नेतृत्व और सेना का साहस जो है वो बहुत ज्यादा था। और इन लोगों ने मिलकर दिल्ली के जो सैनिक थे उनके साथ मिलकर पूरे विद्रोह का क्या कर दिया? दमन कर दिया। अब मोहम्मद शाह तो खुश हो गया बहलोल से, और बहलोल से खुश हुआ, इतना खुश हो गया कि इसको अपना पुत्र कहकर पुकारा। ठीक है। बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहकर पुकारा। इसको खान ए खाना की उपाधि दे दी और अपने दरबार में बहुत बड़े पोस्ट में बैठा दिया कि भैया आप हमें इतनी बड़ी संकट से निकाले हो और आप तो हमारे पुत्र हो, हमारे बेटा जैसे खम किए। ठीक है। और इसी बीच 1443 ईस्वी में मोहम्मद शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो क्या बनता है? शासक बनता है। ये बदायूं का गवर्नर था उस समय। और अगला जो हमारा शासक रहेगा अलाउद्दीन आलम शाह, ये 1443 से 1451 ईस्वी तक शासन करेगा। ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह को जो मालिक वर्ग थे और अमीर वर्ग थे ये दोनों ने मिलकर जो है वो शासक बनाया था, लेकिन ये अपने वंश का सर्वाधिक अयोग्य शासक था। जितना आप सोच सकते हो वो उससे भी ज्यादा, इसको सत्ता से उतना मतलब नहीं था। अब कैसे अयोग्य था वो देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या किया कि इसको तो शासन चलाने में उतना इंटरेस्ट था नहीं आलम शाह को। ठीक है। आलम शाह क्या किया? अब बहलोल लोधी जो है इसके पिताजी का बहुत खास था। इसको जो है वो पूरा जो सत्ता जो है वो किसके हाथ में आ गया? लगभग बहलोल लोधी के नाम में हाथ में आ गया। और बहलोल लोधी इसका सर्वाधिक लाभ उठा रहा था इसकी अयोग्यता का, आलम शाह का। ठीक है। इसी बीच उसका जो वजीर था, किसका वजीर? आलम शाह का। तो आलम शाह का वजीर हमीद खां जो था वो उसका वजीर था। और हमीद खां और आलम खां का क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। इस झगड़ा में आलम शाह जो है वो क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद वो बोलता है कि अब मैं आपसे गुस्सा हो गया, और गुस्सा हो गया तो मैं दिल्ली छोड़ के जा रहा हूं। और 1447 में बदायूं भाग जाता है। ठीक है। अब देखो कैसा सुल्तान है, और इसको अपने वजीर से लड़ाई हुआ है ना, हमीद खां से। तो हमीद खां को सोट के भगाना चाहिए कि भगो आप निकलो हमारे राज्य से, लेकिन वो गुस्सा होकर खुद भाग गया अपने ससुराल। मतलब बदायूं उसका ससुराल था और वहीं जो है उसके साला साली सब रहते थे और वहीं जो है वो गवर्नर था। तो कुछ भी होता था तो वहीं भाग जाता था बदायूं। ठीक है। तो गुस्सा होकर कहाँ भाग गया? बदायूं भाग गया। लेकिन जाने से पहले क्या किया? अपने बीवी के 2 भाइयों को बुलाया, अपने साला लोगों को। एक का नाम था सहन ए सहर और दूसरे का नाम था अमीर कोहथे। और ये दोनों को पूरा दिल्ली का सत्ता क्या कर दिया?
बांट दिया और बोला कि भैया शाह ने शहर और अमीर को होते दोनों मेरे साला लोग, पूरा दिल्ली को आप संभालो और मैं जाता हूँ अपने ससुराल बदायूं में आराम करूंगा। ठीक है, और ऐसा गया कि वापस ही नहीं आया। ठीक है, लेकिन अब देखो इतनी बड़ी दिल्ली की सत्ता अचानक से आप किसी के हाथ में सौंप दोगे तो उसको हजम होगा क्या? बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और ये दोनों भाई क्या कर गए, लड़ भिड़ गए। इस लड़ाई में शाह ने शहर जो है वो मारा गया और जब बच गया तो अमीर को होते, और अमीर को होते को किसने मार दिया? जनता ने मार दिया। ठीक है, अब दिल्ली का सत्ता पूरा खाली हो गया। आलम साहब बदायूं से आने को तैयार नहीं था। ठीक है, और अब अगला जो दिल्ली का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? ठीक है, तब सबसे पावरफुल इंसान बचा कौन? बहलोल लोधी। ठीक है, और बहलोल लोधी फिर इसी मौके का फायदा उठाकर 1450 ईस्वी में हमीद खां का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। हमीद खां जो किसका वजीर था? आलम शाह का। इसी से लड़ाई होकर भागा था आलम शाह, तो सबसे पहले क्या किया? हमीद खां की हत्या करवाया। अब रास्ते में कोई भी कांटा नहीं है। और 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी क्या बन गया? सुल्तान बन गया और लोधी वंश की क्या करेगा? स्थापना करेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा सैयद वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। सैयद वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन के बारे में मैं बता चुका हूं और इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जो है वो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, फैक्ट को याद करेंगे और साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो ठीक लगा होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि जरूरतमंद लोगों को क्या मिल सके? मदद मिल सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।